Hi everyone, welcome to Chem Optimize. I hope all of you are doing well. So इस चैनल में BSc CBCS सिलेबस का 6th सेमेस्टर का जो टॉपिक है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स उसका सीरीज़ कंटिन्यू हो रहा है और ऑलरेडी इस सीरीज़ में 4 वीडियोस अपलोड हो चुका है जहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया है स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स टू द 18 इलेक्ट्रॉन रूल. सो आप लोगों ने अगर उन वीडियोस को चेकआउट नहीं किया है देन यू कैन चेक देम आउट फ्रॉम द आई बटन. एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन ताकि आप लोग को पता चल जाए जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूँ और मुझे भी मोटिवेशन मिले रेगुलरली अच्छा नया कंटेंट्स लाने के लिए इस चैनल में. आप लोग का सपोर्ट बहुत अहमियत रखता है इस चैनल के लिए एंड दिस हेल्प्स अस ग्रो. सो प्लीज़ कीप ऑन सपोर्टिंग. सो लास्ट वाले वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द 18 इलेक्ट्रॉन रूल एंड हाउ द 18 इलेक्ट्रॉन रूल इज़ अप्लाइड अपॉन वेरियस टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस. वो हम लोगों ने एप्लीकेशन देख लिया है. सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेरी important basic concept, that is why the 18 electron rule is applicable. क्यों 18 electron rule apply होता है on various types of complexes, what is the basis for the 18 electron rule, वो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं. So stay tuned till the end of this video and let's move on to the topic. So ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल जो है वो क्यों अप्लाई होता है किसी कॉम्प्लेक्स में, उसका बेसिस क्या है, क्यों हम लोग उसको स्टेबिलिटी के क्राइटेरिया हिसाब से पकड़ते हैं, वो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. सो 18 इलेक्ट्रॉन रूल वो हम लोग को एक आइडिया देता है अबाउट द काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ ए स्पीशीज और ए कॉम्प्लेक्स. सो वो कॉम्प्लेक्स कितना स्टेबल होगा उसके बारे में हम लोग को आइडिया मिलता है फ्रॉम द 18 इलेक्ट्रॉन रूल. और ये काइनेटिक स्टेबिलिटी जो है दिस इज एसोसिएटेड विथ फील्ड इलेक्ट्रॉन शेल्स और ऑर्बिटल्स. ठीक है. सो यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस ऑर्बिटल्स जो है विच इंक्लूड्स n-1 d ns and np orbitals. so maximum number of जो valence orbitals है that includes n-1 d ns and np orbitals उसका यूज़ होता है. so maximum valence electrons और valence orbitals जब यूज़ होता है तो हम लोग को maximum number of bonding electrons and bonding orbitals हम लोग को मिलता है. ओके. एंड दिस गिव्स मैक्सिमम स्टेबिलिटी. सो दिस इज द रीज़न ऑफ मैक्सिमम स्टेबिलिटी इन ए कॉम्प्लेक्स. ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे on the basis of a molecular orbital diagram for an octahedral complex of a transition metal. So उसके पहले हम लोग को आइडिया रहना चाहिए about what type of ligand atomic orbitals we are going to deal with and what type of metal orbitals we are going to deal with. So ligand atomic orbitals जो होता है वो 3 टाइप का होता है, that is A1G, another is T1U and the third type is EG. So A1G इसका मतलब क्या है, कैसा टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स A1G में इंक्लूडेड होता है, कैसा टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स T1U में इंक्लूडेड होता है एंड कैसा टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स EG में इंक्लूडेड होता है वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे. सो मान लेते हैं एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है. सो 3 एक्सिस है x, y एंड z. सो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में मान लेते हैं 6 जो लिगेंड्स है, ऑल द 6 लिगेंड्स आर सेम. ठीक है. सो ये हाइड्रोजन भी हो सकता है या फिर कोई हेलोजन भी हो सकता है. पहले हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि हाइड्रोजन लिगेंड जो है वो
6 डायरेक्शन से एक मेटल सेंटर को अप्रोच कर रहा है एंड इट इज़ फॉर्मिंग एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सो these are the hydrogen atomic orbitals which are approaching from the 6 different directions. Now this is a totally symmetric structure जहाँ पे 6 हाइड्रोजन एटम्स 6 डिफरेंट डायरेक्शन से सिमेट्रिकली अप्रोच कर रहा है टुवर्ड्स द मेटल सेंटर. सो दिस टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज नोन एज A1G. A1G means a totally symmetric configuration. Okay, A means singly degenerate, means यहाँ पे only one type of configuration is possible which is having a particular energy, and G gives us the Z8 symmetry. यहाँ पे पूरा symmetric structure है. So this is a A1G symmetry type. Now T1U में कैसे configuration possible है? So T1U में this type of configurations are possible where one bonding atomic orbital of hydrogen and one antibonding atomic orbital of hydrogen, they are approaching along a particular axis. So there are 3 axes. So 3 axes के along ऐसे approach कर सकते हैं. So here, like in the first condition in case of A1G symmetry, मेटल का जो s ऑर्बिटल है, मेटल का s ऑर्बिटल यहाँ पे बॉन्ड कर सकता है विद द A1G सिमेट्री ऑफ द लिगेंड एटॉमिक ऑर्बिटल्स. ठीक है, और द सेकेंड दैट इज द T1U सिमेट्री ऑफ लिगेंड्स. यहाँ पे वी गेट 3 सेम स्ट्रक्चर्स और 3 सेम कॉन्फ़िगरेशंस जहाँ पे तीनों कॉन्फ़िगरेशन का एनर्जी सेम है, दे आर एनर्जेटिकली सेम. सो दिस इज T, दिस इज रेफर्ड एज T, दैट इज ट्रिपली डिजेनरेट. ठीक है, एंड साफिक्स में हम लोग लिख रहे हैं U. U मीन्स उंजेरिड सिमेट्री. उंजेरिड सिमेट्री मीन्स 2 आउट ऑफ फेज ऑर्बिटल्स यहाँ पे अप्रोच कर रहे हैं along the same axis. One is bonding, another is anti-bonding. So we are using U symmetry. So now यहाँ पे metal center का if this is Z axis, so metal center का PZ orbital जो है this can overlap. If this is Y axis, metal का PY orbital जो है that can overlap. So this is PZ, this will be PY, and if this is X axis, so metal का Px orbital जो है that can overlap. Okay, now we have the Eg orbital. So Eg orbital means E means doubly degenerate. तो यहाँ पे हम लोग 2 कॉन्फ़िगरेशन हम लोग को मिलेगा जहाँ पे they will be energetically same and they are Eg configuration. तो एक तो हो गया ये, जहाँ पे along one axis we are getting both the bonding character and along the other axis we are getting anti-bonding character, and another configuration is along one axis we are getting anti-bonding character and along another axis we are getting bonding character. So this is the Eg configuration. ठीक है, तो Eg configuration में मेटल का जो है, मान लेते हैं ये Z एक्सिस है, तो मेटल का जो DZ² ऑर्बिटल है वो बॉन्डिंग कर सकता है, और मान लेते हैं ये X एक्सिस है और ये Y एक्सिस है, तो मेटल का जो DX² - Y² ऑर्बिटल है, DX² - Y² वो यहाँ पे बॉन्डिंग कर सकता है. ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिसके साथ मेटल ऑर्बिटल्स जो है दे कैन बॉन्ड. सो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन ना होके कोई हेलोजन होता एज लिगेंड, सो हेलोजन का
p ऑर्बिटल दे वुड हैव बॉन्डेड विद द मेटल सेंटर हियर। तो यहाँ पे जो है लिगेंड का p ऑर्बिटल ऐसे अप्रोच करता along the 6 different directions of the 3 axis in A1G symmetry। सब कुछ सेम होता, सिर्फ हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के जगह हेलोजन का p ऑर्बिटल प्रेजेंट रहेगा। सो यहाँ पे भी p ऑर्बिटल प्रेजेंट रहेगा ऐसे, एंड दे विल बी आउट ऑफ फेज। सो यहाँ पे अगर एक सिमेट्री का ऑर्बिटल रहे then the other lobe will be of different symmetry, and यहाँ पे अगर different symmetry का second symmetry का lobe रहे then the other lobe will be of the first symmetry। Similarly यहाँ पे भी second case में भी और third case में भी ऐसा होगा, and we will get T1U orbitals। And here also in case of EG, if this lobe is having one phase or one symmetry, the other will have another symmetry, and similarly in case of this also, but in the other axis we will get the second symmetry first, and the other lobe will have the first symmetry, and we will get like this। Okay, so we will get EG symmetry atomic orbitals also in case of other ligand orbitals। Now मेटल ऑर्बिटल्स किस किस टाइप का हो सकता है? सो मेटल ऑर्बिटल्स वी गेट T2G प्लस EG, जहाँ पे T2G ऑर्बिटल्स आर dxy, dyz, dzx, and EG are dx square minus y square and dz square। सो EG ऑर्बिटल्स जो है वहाँ पे dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर जो है दे आर डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस दैट इज x, y एंड z, और T2G ऑर्बिटल्स जो है दे आर डायरेक्टेड इन बिटवीन द एक्सिस x, y एंड z। एंड द अदर मेटल ऑर्बिटल्स दैट वी गेट दैट इज 4s, they are included in A1G symmetry, and 4p which is included in T1U symmetry। So in A1G we get 4s which is a totally symmetric structure, s orbital symmetric होता है, so it is in A1G। और p orbital we know, p orbital में 3 orbital होता है, px, py and pz, they are triply degenerate, 3 orbital का same degeneracy होता है, they are of same energy, so ये T1U में included है, that is 4p, that is px, py and pz, that are included in T1U। and why u? because p orbitals एक लोब अगर एक सिमेट्री का हो तो दूसरा लोब दूसरा सिमेट्री का होता है, we write it as plus and minus like this, so this is in unjared symmetry। okay, so now we can proceed to discuss the molecular orbital diagram। so for the molecular orbital diagram we will discuss all about the concepts behind the 18 electron rule in line with the molecular orbital diagram in the next video। so next video में हम लोग molecular orbital diagram के बारे में discuss करेंगे और उससे हम लोग आइडिया लेंगे कि क्यों 18 इलेक्ट्रॉन रूल इतना important होता है और क्या रीज़न है 18 इलेक्ट्रॉन रूल को अप्लाई करने का ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। सो आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर द वीडियोज़ अमॉन्ग योर फ्रेंड्स। आप लोग को इस लेक्चर का PDF नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड रेगुलर अपडेट आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं इन फेसबुक एंड टेलीग्राम। और कोई भी अगर डाउट रहे या फिर फीडबैक रहे या फिर सजेशन रहे, प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी वेरी ग्लैड टू एड्रेस देम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।